हमारे हिंदू धर्म आचार्य सभा के कन्वीनर श्री, महामंत्री श्री, जो भी कहिए, और पूरे देश में हिंदू धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार के लिए सदैव देश विदेश में भ्रमण करते हैं। कृपा करके मुझे भी साथ में ले जाते हैं। ऐसे पूज्यपाद स्वामी परमात्मानंद जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और मन की तरह से सभी को मैं वंदन करता हूँ। आप सभी में विराजमान परम शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। खास करके या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत का भविष्य जिनके हाथों में है, ऐसी मेरी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आरंभ में मैं इस भूमि को वंदना करना चाहता हूँ, जिस पावन धरा पर सूर्यपुत्री तापी बह रही है। ये सूर्यपुर की पावन धरा को मैं वंदना करता हूँ। यहाँ के निवासियों के दिल में महाराज कर्ण की उदारता भरी है। यह उदार भूमि, ये सूरत की भूमि को मैं वंदन करता हूं। सरदार पटेल की कर्म भूमि को मैं वंदन करता हूं। वीर नर्मद की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आपको शायद पता होगा, शिक्षा क्षेत्र में गुलामी पराधीनता के काल में यहाँ फोरबस रहते थे और कविश्वर दलपत राम भी यहाँ रहते थे। दोनों प्रतिभाशाली थे। नर्मद दलपत शास्त्रार्थ होता रहता था। मुझे कहने में आनंद है, जैसा कि महाकवि नाहनलाल ने लिखा है, पिछली अवस्था में नर्मद ने दलपत राम से तहे दिल से क्षमा की याचना की थी। ये दोनों वीर सपूतों की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। सूरत लिटरेरी फाउंडेशन, उसने आगे की सोचा है। मुझे और आप सभी को भी गौरव है कि हमें दीर्घदृष्टा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी मिले हैं। सूरत की समझदार प्रजा को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने न जात देखी, न पात देखी, न मफत लालों की माया के ओर ध्यान दिया और समझदारी से पसंदगी की। आप सूरत वासियों को मैं नमन करता हूं। बड़ा आज आनंद का माहौल है मेरे दिल में, क्योंकि संघ की छत्र छाया में भारतवर्ष के आगामी शताब्दी के आगामी वर्षों के बारे में यहाँ मंथन होगा।
चावड़ा जी, महाभारत और पुराणों में भी समुद्र मंथन की कथा है यशवंत भाई। और मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, फिर मदिरा निकलती है, फिर 14 रत्न निकलते हैं और उसमें अमृत भी निकलता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, पराधीनता पूर्ण हुई लेकिन मानसिक पराधीनता दूर नहीं हुई। 75 साल से खास करके शिक्षा क्षेत्र में जो मंथन चला वो विष के अलावा कुछ नहीं है। सेक्युलर के नाम से, मदिरा के अलावा कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है आज जो मंथन होगा वो अमृत लेकर के आएगा और भारत को धन्य बनाएगा। सूर्यपुत्री मां तापी के किनारे से इस मंथन के माध्यम से ऐसा सूर्योदय होगा जो पूरे विश्व को प्रकाश देगा, क्योंकि यह देश विश्व को प्रकाश देने वाला देश है। भारत के श्रेष्ठ महापुरुष आएंगे, मंथन करेंगे और हमें विचारों के अमृत प्रदान करेंगे। भारत हर क्षेत्र में विश्व में श्रेष्ठ होना चाहिए। और मुझे आनंद है कहने में कि भारत का सोया हुआ सिंह अब जाग चुका है। उसकी गर्जना को अब कोई नहीं रोक सकता। हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है, हमें और आगे जाना है। सारी शिक्षा शाखाओं की, समाज विद्या की, हर क्षेत्र में हम कैसे होने चाहिए इसकी विचारणा अवश्य हो। लेकिन इस साधु की दृष्टि से राष्ट्र का निर्माण शिक्षा संस्थाओं में होता है, तो सबसे पहले हमारी सारी शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए। प्यारे भाई बहनों, शिक्षा की भी एक यात्रा चली। पहले आईक्यू को प्राधान्य दिया गया, लेकिन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि आईक्यू वाले तो संहार भी कर सकते हैं। अभण जेटलो विनाश न करे ने એટલો ભણેલા કરે, કારણ કે એની પાસે માસ્ટર માઇન્ડ છે। નાનો માણસ જેટલી ચોરી ન કરે ને એટલા શાતીર ચોર કરે। અહીંથી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સુધીના ભૂગર્ભ ભોંયરા કાઢે અને પાછા એ જ દેકારો કરે। भारत में भ्रष्टाचार, आप शांत बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आईक्यू का प्राधान्य चला। विश्व के महापुरुषों ने देखा सिर्फ आईक्यू नहीं होना चाहिए, EQ भी होना चाहिए। हमें संवेदनशीलता चाहिए, हमें इमोशंस चाहिए। आज दुर्भाग्य है मशीन, द रोबोट्स आज मनुष्य होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आप जानते हैं। आज रोबोट्स मनुष्य जैसे होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से मानव मशीन होता जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। और इसकी कसूर शिक्षा संस्थानों की। हम मशीन पैदा कर रहे हैं। जब ऐसी बात मशीनों ने सुनी तो मनुष्य और मशीनों ने शिकायत की
कभी हमारी तुलना मानव से नहीं करना। हमें बुरा लगता है मशीनों को, हम तो प्रोग्राम से चलते हैं और इसका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, बिना प्रोग्राम जा रहा है। ये स्थिति है। तो हमारी शिक्षा संस्थाओं में EQ होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, लेकिन संवेदना भी काफी नहीं है। देखिए, धृतराष्ट्र में भी संवेदना थी, लेकिन वो सिर्फ दुर्योधन के लिए थी। दुर्योधन के दिल में भी संवेदना थी, लेकिन अपनी हस्तिनापुर की गादी के प्रति थी। लेकिन सामने हमारे युग पुरुष भगवान कृष्ण है, उनके पास जो संवेदना थी वो विश्व व्यापक थी। इसलिए कृष्ण कृष्ण है, शकुनी शकुनी है, दुर्योधन दुर्योधन है, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र है। हमें कृष्ण चाहिए, और कृष्ण हमें तभी मिलेंगे, इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हम जब SQ की बात करेंगे। S फॉर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। और अध्यात्म की गहन व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता। उसका सार यह है, समग्र प्रकृति से प्रेम, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है भगवान परमात्मा हर जगह रहते हैं। पशुओं से प्रेम, पंखियों से प्रेम, पौधों से प्रेम, लताओं से प्रेम, पहाड़ों से प्रेम, चांद सितारों से प्रेम, ये स्पिरिचुअलिटी है। हमें शिक्षा संस्थानों में प्रकृति के प्रति प्रेम को सिखाना होगा। पशु पंखियों के सत्यम शिवम सुंदरम जो रचना भगवान ने की है, उनके प्रति भी प्रेम सिखाना होगा और वैल्यूज सिखाना होगा। ये SQ है। और ये भारत न IQ का देश है न EQ का देश है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। इस देश में ये देश SQ का देश है, अध्यात्म का देश है। यहाँ सारी विद्या शाखाएं अध्यात्म निर्भर होनी चाहिए, जो विश्वव्यापी कल्याण की बात करती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके हृदय में गौरव होना चाहिए कि आपके महापुरुषों ने जो चिंतन किया है वो संकुचित नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पंथ ऐसे हैं जो अपने डिवोटीज को ही जीने का अधिकार देते हैं। कुछ पंथ ऐसे हैं जो मानव जाति की चिंता करते हैं, लेकिन उसमें भी बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, हमारे स्वामी परमात्मानंद जी अच्छी तरह से बात कहते हैं। वो जानते हैं बिलीवर्स के लिए नियम अलग होते हैं और नॉन बिलीवर्स के लिए नियम अलग होते हैं, और पूरी प्रकृति को भोग्य मानते हैं। दुर्भाग्य है, पूरी प्रकृति को भोग्य मानते हैं। इसमें से आज उपभोक्तावाद का भस्मासुर पैदा हुआ है। अर्थ और काम की आज बोलबाला है और सारा विश्व समस्याओं से ग्रस्त है। जब हमारे ऋषि क्या कहते हैं, उनके यहाँ डिवोटी नॉन डिवोटी, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पूरी प्रकृति भोग्य नहीं है, पूज्य है। ये हमारे ऋषियों का चिंतन है। हमारे यहाँ नारी साधारण नहीं है। हम तो स्वामीनारायण के साधु है, कुछ नियम है, मेरी बहन क्षमा करें, वो हमारे निजी नियम है। लेकिन नारी नारायणी है। यहाँ माँ भी है, यहाँ बहन भी है, मामी भी है, मासी भी है, फूई भी है। कितने नारी के रूप है, और पश्चिमी संस्कृति में सिर्फ नारी ही नारी है, और वो भी भोग्य है। और क्या सुधारावाद की बात करने चले हैं, क्या दुनिया के अंधकार को दूर करने की बात करने चले हैं। वो स्वयं अंधकार में है और हमें ज्ञान सिखाने के लिए आते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
न सिर्फ हमारे आश्रित, न सिर्फ मानव जात, पूरी प्रकृति, जड़ चेतन विश्व सुखी हो, ये हमारा एसक्यू का सार है प्यारे भाई बहनों। इसलिए हमारा देश विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है और इस सिद्धि को हमें हासिल करना है। और वो तभी आएगा जब हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे, जिसको हम भूल चुके हैं। प्यारे मित्रों, आज गुरु शिक्षक हो गया है। जहां ज्ञान का दान होता था, वहां शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। शिक्षक और छात्रों के बीच का कोई पूज्य भाव का संबंध नहीं रहा है। गुरुकुल शिक्षा सिखाती है कैसे हमें एसक्यू को आगे बढ़ाना है। मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी इसका प्रयोग गुजरात की भूमि में आज से 75 साल पूर्व, यहाँ हमारे कई मित्र बैठे हुए जानते हैं, गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी ने सर्वप्रथम गुजरात की भूमि में गुरुकुल संस्कृति का पुनरुद्धार किया और हजारों छात्र तैयार किए। किसी की हिम्मत नहीं है उनको कन्वर्ट कर सके, क्योंकि वह स्वयं आत्मगौरव से भरपूर है, जीवन के मूल्यों से भरपूर है। तो हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति चाहिए। यह अवसर है हम ऐसा मंथन करें हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं था कि गुरुकुलों में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी। प्राचीन गुरुकुलों की बात देखिए। चावड़ा साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे पता नहीं है नर्मद यूनिवर्सिटी में कितनी फैकल्टीज है, लेकिन हमारी तक्षशिला में 72 फैकल्टीज थी, 72 फैकल्टीज थी और सारी फैकल्टीज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी थी। अध्यात्म ऊपर निर्भर थी। वहां प्रजा का, समाज का, सृष्टि का कैसे कल्याण हो, ये बात पहले सिखाई जाती थी। देखिए इन ऋषियों का प्रभाव। आश्रम में कोई सम्राट आता है और मृग का शिकार करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिए, एक छोटा सा बच्चा रोकता है, आश्रम मुर्गोयम न हंतव्यः न हंतव्यः। एक राजा भी छोटे बालक की बात को मान लेता है, यह आश्रम है, मुझे प्रकृति को यहाँ परेशान नहीं करना चाहिए। गदाधर भट्टाचार्य थे, बिहार के बहुत बड़े विद्वान। राजा आए, तहलका मच गया। राजा ने पूछा क्या सेवा करूं? गदाधर भट्ट ने कहा अब कभी मत आना मेरी यूनिवर्सिटी, तुम्हारे आने से गड़बड़ पैदा हुई। वे ऋषि राज सत्ता के प्यादे नहीं रहे, राज सत्ता उनका मानती थी। ये हमारे ऋषियों है, ये हमें फिर से वापस लाना होगा। यदि हम ये कर सकेंगे तो भारत के लिए विश्व गुरु बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखिए कितना सुनहरा अवसर है। आज हेल्थ के नाम से योग, मेडिटेशन सहज भाव से विश्व ने स्वीकार कर लिया है। ठीक वैसे ही आज आयुर्वेद का भी इतना ही स्वीकार हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा समय ले रहा हूं और मुझे अब पूरा करना चाहिए, लेकिन हमारी सारी शिक्षाएं गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आधार पर चले। वे ऋषिकुल हो, वे गुरुकुल हो, वो पेशेवर लोगों की संस्था न हो। ऐसी शिक्षा संस्थान हम खड़े कर पाएंगे तो भारत अवश्य विश्व विजेता और विश्व गुरु बन के विश्व के सामने खड़ा रहेगा। अस्तु, धन्यवाद। ये अवसर देने के लिए मैं सूरत लिटरेरी फाउंडेशन को हृदय से अभिनंदन देता हूँ। आइए हम भारत के महान भविष्य को और उज्जवल बनाए। अस्तु, धन्यवाद। जय भारत। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। परम श्रद्धेय परम पूज्य, न केवल माधव के प्रिय, हमारे भी प्रिय और आदरणीय पूज्य माधवप्रिय दास जी, मंचस्थ ONGC से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर जी, संघ परिवार से यशवंत जी, सुरेश जी, इस यूनिवर्सिटी के नेतृत्व प्रदान करने वाले किशोर सिंह जी, अन्य महानुभाव मथुर भाई, ईश्वर भाई, विजय जी, सभी आमंत्रित हो। जरा ओ मित्र, थोड़ा बात शांति रखना, धीरे बात। और सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के गोपाल जी और उनकी पूरी टीम, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष की उसके बीज भाषण में लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विजन दे दिया है। ये अच्छा प्रयत्न है कि हम रोड मैप बनाने जा रहे हैं। आज भारत $2.7 बिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की 6ठे नंबर की इकोनॉमी है। एक समय इंग्लैंड दुनिया के 3/4 भागों पर शासन चला रहा था। ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड की महारानी का सूर्य अस्त नहीं होता है। न्यूजीलैंड से लेकर कहीं ना कहीं सूर्योदय रहता ही था। उससे भी हम आगे निकल चुके हैं। जब आज़ाद हुए तो भारत was third world country. Now it is a developing country. और उन्होंने टारगेट दिया है कि इंडिया हैज़ टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन लीडिंग द वर्ल्ड इन 2047। ये हमारा गोल है। 6ठे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, और उस गोल को पाने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत रोड मैप भी दिया है। परम पूज्य माधवप्रिय दास जी ने जो कहा, शिक्षा नीति में परिवर्तन चाहिए, विशेषतः थ्रस्ट स्किल डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे है, वो उन्होंने उनके बीज भाषण में ही कहा है। ये बिल्कुल मुझे विश्वास है। एक समय जब गुजरात में थे तो विजय जी ये काम करते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का। इसमें से मंथन से जो वर्टिकल से हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसको जरूर दिशा मिलेगी। लेकिन मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से डेवलप्ड नेशन की व्याख्या करना चाहूँगा। जो सरकार को करना है वो हमें अच्छे नेता मिले हैं और मुझे विश्वास है वो कर देंगे। और जैसे सोलार पावर में उन्होंने 2025 का टारगेट 3 साल पहले अचीव कर लिया, वैसे वे पहले भी अचीव कर लेंगे। इन एक और दृष्टिकोण से हमें कुछ करना है, देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ करना है, उस विजन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। उसमें 2 चीज़ है। दूसरी चीज़ पहले बता दो,
डेवलप्ड नेशन की जो व्याख्या इन लोगों ने दी है उसमें यह है कि इकोनॉमी शुड बी कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, पर कैपिटा इनकम ऑल्सो शुड बी ग्रोइंग। प्रत्येक नागरिक की आमदनी बढ़नी चाहिए। आज से 50-60 साल पहले 1000 रुपये बहुत बड़े थे। सौराष्ट्र के गांव में 10 रुपये की इतना बड़ा था आदमी खुश हो जाता था। सूरत तो वैसे भी इकोनॉमिक इंजन है गुजरात का। यहाँ पैसे में बात नहीं करेंगे, पेट्टी और खोखा में बात करेंगे। दीज आर ऑल टेक्निकल वर्ड्स विच आई लर्न लेटर कि व्हाट डू दे मीन। तो पैसे पर कैपिटा इनकम बड़ी है। आज भी विशेषतः यूएस जाए, हमारे गुजरातियों की 4-5 साल पहले मैंने पढ़ा था कि पर कैपिटा एनुअल इनकम $1,20,000 है, जो ऑलमोस्ट अमेरिका की पर कैपिटा से डबल है। फोकस उनका आर्थिक विकास पर है, लेकिन एक चीज मूलतः हम भूल जाते हैं, दो चीज जो दूसरी मैंने कहा पहले कहूंगा। राष्ट्र तब तक है जब तक उसके राष्ट्रीयता वाले, दृढ़ राष्ट्रीयता वाले नागरिक हैं। हमने कई बार सुना है ऐसा कि कितना भी समुद्र में तूफान हो, लेकिन कोई शिप डूबती नहीं है जब तक बाहर का पानी अंदर न घुस जाए। देश का विनाश तब होता है कि देश के नागरिकों में राष्ट्र भावना कम हो जाती है। आज हमारी बड़ी करुणता है कि हमारे देश में ही ऐसे लोग हैं जिनकी ऑन पेपर सिटीजनशिप भारतीय है, लेकिन हृदय से सिटीजनशिप कहीं और है। तो वो ही देश के विकास के लिए बम्प करके खड़े हैं और वो देश को डेवलप नहीं होने देते, इकोनॉमिकली एंड सोशली एज वेल देश को तोड़ रहे। 2000 में वाजपेयी जी ने भी एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करवाया था। इतने सालों तक हमने एजुकेशन में अरबों खरबों रुपये खर्चा किए, जब चीज बताई थी कि आजादी के पहले हम गुलाम थे, तभी भी जो राष्ट्र भावना थी, देश के प्रति जो लगाव था, उसको बढ़ाने के बजाय इतने पैसे खर्चा करने के बाद वो कम हो रहा है। कम हो रहा, उतना ही नहीं, देश के विरुद्ध काम करने में फैशन बन गई है, आइदर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन और आइडियोलॉजिकल कंपल्शन। उस समय नहीं था। हमारी शिक्षा नीति, हमारी जीवनी क्यों ऐसी है कि हम आत्मसम्मान, आत्मगौरव और राष्ट्र गौरव खड़ा नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये जब तक नहीं होगा, यशवंत जी ने जो कहा, तब तक राष्ट्र आर्थिक रूप से कितना भी डेवलप हो सरकार की नीतियों के कारण, लेकिन वो टिक नहीं सकेगा, उसका फल नहीं मिल सकेगा। हमारे सामने दो राष्ट्र दृष्टांत है। एक जापान है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की इकोनॉमी इतनी ख़त्म हो गई थी, स्कूल की जगह नहीं थी। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चैन की एक किताब थी, बोलती थी तब स्कूल रेलवे के डिब्बे में टूटी फूटी बस में चलती थी। और दूसरा दृष्टांत है इजराइल। हमारे से 6 महीने बाद उस देश ने आज़ादी प्राप्त की है, लेकिन आज वो राष्ट्र कहाँ है और आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारे से भी विकट परिस्थिति है, उसकी 6 दिशा में उसके विरोधी है। Their population is almost 45 crores and Israeli population is just 8 to 9 million. इतने कम होने पर भी, इतने सारे दुश्मन होने पर भी
वो राष्ट्र आगे बढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा। हम 3 बार गए इजराइल आचार्य सभा को लेके, 2 बार तो राष्ट्रपति के निमंत्रण पे ही गए थे, चौथी बार हम यूएस के एजेंसी में, तो देखा प्रत्येक जू के मन में एक ही स्वप्न होता है। वो दुनिया भर में बिखरे हैं, लेकिन एक ही स्वप्न होता है कि आई शुड हैव अ होम इन जेरूसलम, वो मेरा घर है। ये जो भावना है, मैं समझता हूं 2047 में ऐसी भावना हम अगर खड़ी कर सके प्रत्येक नागरिक के हृदय में, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। वरना जो हम बचपन में पढ़ते थे, वो शेरलॉक होम्स की कहानी मैंने पढ़ी थी, वो लिख रहे हैं, वो ही वाज अ स्पाई डिटेक्टिव। शेरलॉक होम्स और उसका बड़ी एक एक्सपीडिशन पे गए, उनके पास इंफॉर्मेशन थी फला फला गांव में चोर है। रात को 11 बजे जंगल में टेंट डाल के सो गए, और दोनों ने एक दूसरे से कहा 4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे जब वो सोया होगा वो जाके पकड़ लेंगे। रात को 2 बजे शेरलॉक होम्स ने अपने साथी को जगाया, बोले लुक एट इट, लुक अप। वो ऐसे टेढ़ा सोया था, बोले लुक अप। तो उसने ऊपर देखा तो क्लीन स्काई था। यूरोप में अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो बोलता है व्हाट अ वंडरफुल स्काई। शेरलॉक होम्स बोलता है व्हाट डू यू सी? ओह माय गॉड, आई सी सो मेनी स्टार्स एंड द मून एंड ऑल दैट। बोले व्हाट एल्स यू सी? बोले देन वो पता लगा कि एस्ट्रोनॉमिकली दिस इज देयर एंड दैट इज, बड़ा ज्ञान प्रसार किया। शेरलॉक होम्स बोलता है शट अप, व्हाट एल्स डू यू सी? हॉरोलॉजिकली कुछ दूसरा लेक्चर दे दिया। 3-4 कली कली करके दिया। शेरलॉक होम्स गुस्से होकर बोलता है बुद्धू, ये क्यों नहीं दिख रहा है? पूरा टेंट चला गया। Why the hell you don't see the tent is not there under which we were sleeping? तो देश तब तक है जब नागरिक की राष्ट्र भावना प्रबल है। हम वो गंवा बैठे। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी बदलाव है। मैकेले ने जो लिखा था, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कलेक्टिव साइके, दैट वाज द वर्ड, वो मैं सच होता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि आजादी के बाद भी देश की सरकारों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसका भी चिंतन करें, कैसे राष्ट्र में राष्ट्र भावना आए। आदरणीय मोहन जी बहुत एक अच्छी बात पहले कहा करते थे, 11-12 से मैं सुनता आ रहा था। कहते थे स्वामी जी, अब ये करप्शन के सामने देश थक चुका है, उब चुका है, देश चल पड़ा है। अगर हम नेतृत्व नहीं प्रदान करेंगे तो देश कोई भी दिशा में जा सकता है। उसके परिणाम हमने 2014 में देखे। जब देश चल पड़ेगा तो सरकार भी अपने आप चल पड़ेगी। और नरेंद्र भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो सबका साथ होगा, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सरकार का काम फैसिलिटेटर का है, कंट्रोल का नहीं है। आज तक की सरकारें कंट्रोल करती आई हुई है, उन्होंने फैसिलिटेशन का काम किया है, बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो फॉरेन पॉलिसी के लिए। इंडिया इज बिकमिंग ए सॉफ्ट पावर ऑल्सो, खाली इकोनॉमिक पावर नहीं है, अवर योगा इज अ सॉफ्ट पावर। उसी तरह से जैसे महाराज जी ने बताया, आयुर्वेद शुड बिकम अ सॉफ्ट पावर, एंड मोर देन दैट our social values, our cultural values, our religious values should become a soft power. ये हमें करना है, हो चुका है। अभी अभी प्रवासी भारतीय दिवस था, हमने देखा, मैंने कहा तब कि प्रत्येक भारतीय जो विदेश में रह रहा है, वो ही और शी इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत की छवि अच्छी कर दी है। वो फाउंडेशन तो बना चुके थे। उसी तरह से हमारी जीवनी ऐसी होनी चाहिए कि भारत विश्व के लिए एक सॉफ्ट पावर बन सके।
ये जो कहा, दूसरी बात, आज आक्रमण के प्रकार बदल चुके हैं। पहले आक्रमण भूमि के लिए हो रहे थे, आज 2 नए आक्रमण विश्व में चल रहे हैं। ये शब्द हमें कहीं नहीं सुने थे। इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गई, आर्थिक युद्ध। पहले साम्राज्य हम बोलते थे, फला फला चौला का साम्राज्य, गायकवाड़ का साम्राज्य, पेशवा का साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। आज हम सुन रहे हैं अदानी का साम्राज्य, अंबानी का साम्राज्य। उन्होंने नाम अच्छा दे दिया है, एरा ऑफ कंपटीशन। इट इज नॉट कंपटीशन, इट इज गोइंग फॉर किल। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, उसी तरह से नाम दे दिया मर्जर एंड टेक ओवर, बट अचीव मोनोपोली। आर्थिक रूप में चलना है, ये आर्थिक आक्रमण का समय, उसके लिए हमें लड़ना है। और आज दूसरा परिवर्तन उसी में देखिए, फॉरेन पॉलिसी 60 के दशक में, 17 के दशक में आइडियोलॉजी से चलती थी। रशियन ब्लॉक एंड यूएस ब्लॉक सब चल रहा था, कोल्ड वॉर तब चल रहा था। आज कॉमर्स पॉलिसी इज फॉरेन पॉलिसी। दूसरे देशों के साथ संबंध का मूल कारण इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आइडियोलॉजी से कोई लेन देन नहीं है। जब तक हमारे देश के लिए आर्थिकता उपयोगी है तो हमें संबंध है, वो देश काम का है। तो एक परिवर्तन ये हुआ है कि वी हैव टू स्टैंड ग्लोबली इन अ ग्लोबल विलेज फॉर इकोनॉमिक वॉर। वो काम सरकार की नीति से और व्यापारियों को करना है। आम नागरिक को क्या करना है? विजन 2447 में जो दूसरी चीज है, आज दूसरे वॉर है कल्चरल वॉर एंड रिलीजियस वॉर। संस्कृति को खत्म करना है। एक नाम दिया कि आप विकासशील होंगे, आप प्रोग्रेसिव होंगे अगर आप ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसी जीवनी जिएंगे। दूसरा एक नाम दे दिया स्वतंत्रता, ह्यूमन फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। मानव की स्वतंत्रता और मानव अधिकार के नाम पे हम एक लाइसेंशियस सोसाइटी, एक स्वच्छंद समाज खड़ा करने जा रहे हैं। हमारे जो सामाजिक मूल्य थे वो मानव स्वभाव के विरुद्ध है। मानव उसे कहते हैं जिसके जीवन में कुछ मर्यादा हो। आज ऐसा समाज हो रहा है कि कुछ मर्यादा ही नहीं होनी चाहिए। यू कांट एनक्रोच माई फ्रीडम, इट इज माई स्पेस। मुझे जो कर रहा हूं मैं करूं, जैसे खाना हो वो खाऊं, जैसे रहना है रहूं, जहां रहना है रहूं, जैसे कपड़े पहनना हो पहनूं, कुछ भी करो। ह्यूमन फ्रीडम एक कल्चरल वॉर है। दूसरा, जैसा पूज्य महाराज जी ने बड़ी मर्यादा से कहा, कई ऐसे धर्म हैं जो उद्देश्य उनका राज्य हड़प करना है। दे आर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन दे आर सूडो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू टेक ओवर द कंट्री। अभी जब तक प्रत्येक नागरिक खड़ा नहीं होता है अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, तब तक इस युद्ध में हम सफल नहीं होंगे। कल्चरल वॉर्स एंड रिलीजियस एग्रेशंस, उसके लिए ये 2027 में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, किस प्रकार से हमारी राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र गौरव की भावना खड़ी हो। जरा कल्पना तो कीजिए, उस समय आज़ादी के पहले इतना अत्याचार होने पर भी गांधी जी ने जो सूत्र दिया कि अहिंसा से लेंगे, ये आप तो जानते, दांडी का सत्याग्रह यही हुआ था। इतना मार पड़ने पर भी, जेल सहने पर भी राष्ट्र हमें चाहिए, राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने तैयार थे। आज हम बड़ी पीड़ा से मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र की संपत्ति को लूटने चले। 2 नंबर सर्वसामान्य हो गया है।
आमदनी में। जो कई बड़े बड़े आयोजन होते वो 2 नंबर के पैसे ही होते। क्यों ना हम प्रामाणिकता से हमारे टैक्स भरें, क्यों वहां हम चोरी करें। छोटी छोटी बातों में हम राष्ट्र की चोरी करने पे तुले हुए हैं। ये गौरव राष्ट्र गौरव प्रस्थापित करना है, और दूसरा अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए हमें गौरव प्रस्थापित करना है। सरकार बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये विशेषतः रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये 2 खड़ा होने पर व्यापार बहुत बढ़ेंगे। लेकिन देश के नागरिक का चरित्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चरल एग्रेशन से टूट रहा है। 6 लेन 4 लेन हाईवेज है। आज सुबह में ही मैं अकस्मात से बच के आया, रॉन्ग साइड पे घुसा है, हाईवे पर आराम से गाड़ी ले अंधेरे में चल रहा है। वो ये राष्ट्र की चोरी है। छोटी छोटी चीजों में राष्ट्र के कानून तोड़ना, छोटी छोटी चीजों में हमारे जीवन मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज करना, ये नागरिकों में जो प्रस्थापित हो चुका है, उससे जब तक हम दूर नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से नरेंद्र भाई प्रयत्न कर रहे, डिजिटल इकोनॉमी बना रहे ताकि सब ट्रांसपेरेंट हो जाए। लेकिन नोटबंदी भी हो गई, फिर भी 2 नंबर तो चल ही रहा है और कभी कभी 3 नंबर चल रहा है, कहीं कहीं हमें सुनने में आता है। ये चरित्र की खामी है। जो संघ का मूल उद्देश्य है, मानव चरित्र का निर्माण करने का काम संघ कर रहा है। प्रत्येक नागरिक को अपने कुटुंब के चरित्र का निर्माण करना है। भारत विश्व गुरु सिर्फ इकोनॉमिक पावर से नहीं बन सकता है, तो अमेरिका भी आज बनना चाहिए विश्व गुरु, पर इतना आगे है, इज लीडिंग द वर्ल्ड एंड डोमिनेटिंग द पॉलिसीज, ग्लोबल पॉलिसीज। लेकिन भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक परिवार चरित्र के भाषा में, चरित्र के दृष्टिकोण में दृढ़ होगा। आज परिवार टूट रहे हैं, हमारे पारिवारिक मूल्य भी टूट रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चा कुटुंब है उसमें तो भावना रखो भैया। स्लोगन तो दे रहे हैं हम भगवान सबको होंगे, सब बेटे भाई भाई, लेकिन जो रियल ब्रदर उससे तो आत्मीयता होनी चाहिए। हमारी भावना ऐसी थी, पूरा गांव हमारा कुटुंब था। आज भी सौराष्ट्र में गांव की कोई भी बेटी किसी से भी ब्याही और वो आदमी गांव में आता है तो बोलेंगे गांव का जमाई आया, उसको बोलेंगे पटेल आया और उसको गांव के सभी के घरों में चाय पीने जाना होता। जब तक परिवार समर्थ नहीं होगा, तब तक आर्थिक रूप से राष्ट्र कितना भी आगे बढ़े, दुनिया की भाषा में डेवलप्ड नेशन होने पर भी विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपने परिवार को प्रबल करके, समर्थ करके आगे बढ़ाना होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये 2 चीज़ों के ऊपर भाग थोड़ा और भी मंथन हो। कैसे हमारे नागरिकों में हम राष्ट्र भावना का विकास करें, कैसे हम हमारे नागरिकों की राष्ट्र भावना दृढ़ करें, और कैसे करके हम भारतीयों के अंदर भारतीय जीवन मूल्य, हिंदू जीवन मूल्य, और उसको प्रस्थापित करके प्रत्येक परिवार को समर्थ बनाएं, तब जाके हम देश को विश्व गुरु बना सकेंगे। जो कलेक्टिव साइके मैकेलो के कारण टूटा हुआ है, उसको पैसे सुदृढ़ित करके हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि देश विश्व गुरु बन पाएगा। और वो काम सरकार को नहीं करना है, वो काम हमें करना है। 2047 के लिए तो नरेंद्र भाई ने कहा है कि अभी का आने वाला काल अमृत काल है। अमृत का अर्थ है जहाँ दुख न हो, अमृत का अर्थ है जहाँ पीड़ा ना हो, अमृत का अर्थ है जहाँ संताप न हो। आज आप पैराडॉक्स देख सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ होने पर भी इन द नेम ऑफ कंपटीशन प्रत्येक आदमी अंदर से टूटता जा रहा है।
so much of anxiety, so much of stress, so much of insecurity, ये सब भावनाएं हैं। विशेषतः ये कोरोना काल के बाद आप देखें इतने सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। आर्थिक समृद्धि अमृत के रूप में तब परावर्तित होगी जब अंदर से हम स्वस्थ होंगे, जिसको कहेंगे द कोर पर्सन शुड बी स्ट्रॉन्ग। व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव होगा, तब जाके ये सब अमृत रूप बनेगा। आइए इस समय हम भी संकल्प करें, न केवल विद्वान लोग यहाँ के अपने विचार प्रकट करें, न केवल ये समुद्र मंथन हो ताकि नीतियाँ बढ़ी जाए, लेकिन हम भी अमृत वर्ष काल में जितनी हमारी आयु बाकी है उस समय में हम भी ऐसा जीवन जिए कि हमारे परिवार मजबूत हो, हमारी संस्कृति मजबूत हो और हमारा प्रत्येक नागरिक राष्ट्र भावना से दृढ़ हो, ताकि देश विश्वगुरु बन सके। यही आप सबसे अपेक्षा के साथ पुनः सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के गोस्वामी जी एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए सबको नमस्कार। ओम।